आरव। रिवॉन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे ठीक वैसे ही जैसे आरव ने उस समय कहा था, जिससे उसके चेहरे पर असीम सम्मान का भाव झलक रहा था। नंदन की ताकत के साथ एक प्लेटफॉर्म को कब्जे में लेना स्वाभाविक रूप से आसान था। प्लेटफॉर्म की रक्षा के तीसरे दिन नंदन ने अपनी स्थिति बनाए रखी और लगातार 20 मैच जीते। हालांकि नंदन की ताकत बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी ये इतनी भी ज्यादा नहीं थी कि कोई भी उसे चुनौती देने की हिम्मत न करे। 7वें स्तर के असीम क्षेत्र, यहां तक कि कुछ 6ठे स्तर के असीम क्षेत्र सभी ऊपर जाकर उसे चुनौती देंगे। ये सिर्फ इतना था कि नंदन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि चौथे दिन के पहले मैच में मलय वास्तव में उसे चुनौती देने के लिए आया था, और फिर मलय ने उसे प्लेटफॉर्म पर आसानी से नीचे गिरा दिया। इसके अलावा एक रात के आराम और पुनर्वास के बाद मलय कल से भी ज्यादा मजबूत लग रहा था। चौथे दिन के बाद अभिराम और आरव ने सीधे उन्नति कोटा प्राप्त कर लिया, क्योंकि अब कोई भी उन्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मलय द्वारा नंदन को लात मारने के बाद इसी तरह किसी ने फिर से मंच पर जाने की हिम्मत नहीं की। उसे स्थान मिलना बस समय की बात थी। इसके आधार पर केवल 3 कोटे बचे थे। 5वें दिन से शुरू होकर इन तीनों क्षेत्रों में गहन संघर्षपूर्ण लड़ाइयों की एक श्रृंखला शुरू हुई। अंत में नंदन ने अभी भी अपनी शक्तिशाली ताकत पर भरोसा किया और एक कोटा प्राप्त किया। 5वां कोटा अंत में मान नगर के 7वें स्तर के असीम क्षेत्र के एक अन्य प्रतिभाशाली व्यक्ति द्वारा जब्त कर लिया गया। लेकिन 6ठा कोटा वो था जिसकी सभी को उम्मीद नहीं थी। 3 से 4 दिनों की लड़ाई के माध्यम से राजा यादव ने वास्तव में अंतिम कोटा प्राप्त करते हुए लगातार 100 जीत पूरी की। इससे आदेश्वर अविश्वसनीय रूप से रोमांचित हो गए। इन 6 स्थानों में से प्राचीन दमन शहर ने वास्तव में 2 पर कब्जा कर लिया। ये वो था जिसकी उन्हें आने से पहले बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वे 6 लोगों को लेकर आए और उनमें से एक भी 7वें स्तर के असीम क्षेत्र में नहीं था। इस तरह की ताकत केवल मध्य श्रेणी की स्थिति में रैंक करने में सक्षम थी। कोटा के लिए प्रयास करना भी संभव नहीं था। आखिर इस तरह की चयन प्रतियोगिता में बहुत सारे विशेषज्ञ थे, लेकिन कौन जानता था कि उसके लोगों ने न केवल एक कोटा प्राप्त किया बल्कि 2। इस तरह की अप्रत्याशित फसल ने उसे महसूस कराया कि खुशी बहुत अचानक आई है। राजा यादव द्वारा कोटा प्राप्त करने के बाद आदेश्वर ने सिटी लॉर्ड वर्धन के सामने दौड़ लगाई और थोड़ी देर तक दिखावा भी किया। सिटी लॉर्ड वर्धन के उस घोड़े के चेहरे को देखकर आदेश्वर के मन में अतुलनीय उल्लास था। 6 कोटे तय होने के बाद मान नगर के डिवीजन प्रतियोगिता क्षेत्र की प्रतियोगिता भी आखिरकार संतोषजनक ढंग से समाप्त हो गई। अगले दिन सिटी लॉर्ड चक्रदेव ने इस बार आगे बढ़ने वाले 6 लोगों को बुलाया। चक्रदेव ने जब आदेश्वर को देखा तो वो जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक पाए और उनके कंधे थपथपाते हुए कहा, ओ आदेश्वर, मैं वाकई नहीं कह सकता कि आप में प्रतिभा का अच्छा जज बनने की क्षमता है। आपके प्राचीन दमन शहर को वाकई इस बार एक शानदार उपलब्धि से दुनिया को अचंभित करने वाला कहा जा सकता है। आदेश्वर मुस्कुराए और बोले, महामहिम बहुत दयालु है। हाँ, ये बस किस्मत। चक्रदेव ने हाथ हिलाया और कहा, विनम्र होने की जरूरत नहीं है आदेश्वर। इस बार मान नगर की प्रतियोगिता की खबर मैंने आंबले परिवार को पहले ही बता दी है। इस बार आपके प्रदर्शन से आंबले परिवार बहुत खुश है। ऐसा कहा जाता है कि वे आपको फ्लाइंग क्रेन प्रोफाउंड टॉरेंशियल पिल देंगे। फ्लाइंग क्रेन प्रोफाउंड टॉरेंशियल पिल स्वर्ग के आरोहण क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को साधना क्षेत्रों में अड़चन से बाहर निकलने में मदद करने वाली एक औषधीय गोली थी। ये लाल ताला पवित्र भूमि में बहुत मूल्यवान थी। एक निश्चित स्थिति के बिना इसे प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं था। उनका अपना स्थिति बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन आदेश्वर का एक बड़ा भाई था जो एक पवित्र पुत्र था। अन्यथा उन्हें शहर के स्वामी के रूप में भी नियुक्त नहीं किया जाता। यह फ्लाइंग क्रेन प्रोफाउंड टॉरेंशियल पिल किसी के लिए भी एक अत्यंत मूल्यवान औषधीय गोली थी। आदेश्वर की तो बात ही छोड़िए। जब आदेश्वर ने यह सुना तो वे उत्तेजित होकर बोले, क्या आपके शब्द सत्य है महामहिम? चक्रदेव ने सिर हिलाया और कहा, यदि निश्चित समाचार न होता तो मैं आसानी से अपना मुंह कैसे खोल पाता। सबसे अधिक संभावना है अंबले परिवार का दूत पहले से ही उनके रास्ते पर है। आप ये भी जानते हैं कि पवित्र भूमि में कई गुट हैं। इन कोटा के लिए प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक रूप से बहुत तीव्र है।
आप एक साथ 2 स्थानों पर कब्जा करने में सक्षम थे। ये स्वाभाविक रूप से आंबले परिवार के लिए बहुत सम्मान पाने में मदद करता है। फ्लाइंग क्रेन प्रोफाउंड टॉरेंशियल पिल के अलावा इस बार दिए जाने वाले योग्यता अंक निश्चित रूप से कम नहीं होंगे। आदेश्वर ने कहा, महामहिम की खबर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चक्रदेव ने अपना हाथ हिलाया और कहा, मुझे किस बात के लिए धन्यवाद? मैं आपको बस थोड़ा पहले ही सूचित कर रहा हूं। यह पुरस्कार प्राप्त करना आपकी खुद की विवेकपूर्ण आंखों से प्रतिभाओं की खोज करना है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। बगल में सिटी लॉर्ड वर्धन का चेहरा पहले से ही ईर्ष्या से लाल था, कुछ समय के लिए अंदर से हरा हो गया था। सिटी लॉर्ड वर्धन अपने सपनों में भी एक फ्लाइंग क्रेन प्रोफाउंड टॉरेंशियल पिल प्राप्त करना चाहता था, लेकिन इस औषधीय गोली की बहुत अधिक मांग थी। परिवार का कबीला इसे बिल्कुल भी नहीं दे सकता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि आदेश्वर इस आदमी को जीवन में नई जान मिलेगी और वास्तव में आंबले परिवार का वरदान मिलेगा। चक्रदेव की स्थिति के साथ इतने सारे लोगों के सामने कहने से यह मामला मूल रूप से पहले से ही तय था। वो सिटी लॉर्ड वर्धन ईर्ष्या कैसे न करे? पता नहीं इस आदमी को क्या बकवास किस्मत मिली होगी जो वास्तव में आरव जैसा संकी पा सके। आदेश्वर के साथ छोटी सी बातचीत समाप्त करने के बाद चक्रदेव ने आगे बढ़ने वाले 6 लोगों से कठोर मुख से कहा, चूंकि आप 6 लोग पहले से ही भीड़ से अलग खड़े हैं, इसलिए मान नगर के डिवीजन प्रतियोगिता क्षेत्र के आयोजक के रूप में मुझे स्वाभाविक रूप से आप सभी को बधाई देनी होगी। लेकिन मैं सभी को चेतावनी देना चाहता हूं कि अभी भी खुश होने का समय नहीं है, क्योंकि पवित्र भूमि में ग्रैंड फाइनल की क्रूरता आपकी कल्पना से भी परे होगी। मुझे पहले ही कुछ समाचार मिल चुके हैं। इस बार ग्रैंड फाइनल में प्रवेश करने वाले प्रतिभाशाली मार्शल आर्टिस्टों में से केवल 90 स्तर के असीम क्षेत्र और उससे ऊपर के लोगों में 20 से अधिक लोग हैं, जबकि आप 6 लोगों में से सबसे अधिक केवल 8वें स्तर के असीम क्षेत्र हैं। बेशक साधना क्षेत्र पूरी तरह से शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, लेकिन आप लोगों को मुझसे ज्यादा स्पष्ट होना चाहिए कि इस उम्र में 9वें स्तर के असीम क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम होने के लिए उनमें से कोई भी औसत दर्जे का व्यक्ति नहीं है। चक्रदेव के शब्दों को सुनकर सभी की खुशी तुरंत गायब हो गई। आरव के अलावा बाकी सभी के चेहरे पर बहुत ही गंभीर भाव थे। जाहिर है उन्हें बहुत दबाव महसूस हो रहा था। अभिराम भी अपवाद नहीं थे। दरअसल इन लोगों ने ग्रैंड फाइनल की क्रूरता के बारे में बहुत पहले से ही मानसिक तैयारी कर रखी थी, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस अर्ध पवित्र पुत्र चयन प्रतियोगिता वास्तव में इस हद तक क्रूर होगी। कुल 60 लोग में से वास्तव में 9वें स्तर के असीम क्षेत्र में 20 लोग थे। ये किस तरह की अवधारणा थी? इसके अलावा कौन गारंटी दे सकता है कि उन 8वें स्तर के असीम क्षेत्र, 7वें स्तर के असीम क्षेत्र, यहां तक कि 6ठे स्तर के असीम क्षेत्र और 5वें स्तर के असीम क्षेत्र में मलय और आरव जैसे शैतान नहीं होंगे? ऐसा नहीं था कि कोई इसकी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन निश्चित रूप से ऐसे शैतान होंगे। लाल तालाब भेली में प्रवेश करने का आकर्षण बहुत बड़ा था। यहां तक कि पूर्व कीमिया सम्राट आरव भी हिल गए, दूसरों की तो बात ही छोड़िए। इसलिए इस बार वे युवा प्रतिभाएं जो अपनी धार दिखाने को तैयार नहीं थी, वे सभी एक साथ उभर कर सामने आई। चक्रदेव के कहने के तरीके के अनुसार इस बार हर जगह आरव और मलय जैसे छुपे हुए घोड़े दिखाई दिए। इस बार कई युवा प्रतिभाएं जो इससे पहले अज्ञात थी, वे सभी उभर कर सामने आई। कुछ डिवीजन प्रतियोगिता क्षेत्रों में 4 या 5 लोग एक साथ सामने आए। जिन प्रतिभाओं को मूल रूप से अनुकूल रूप से देखा गया था, वे एक एक करके बाहर हो गए। इस तरह की लाइनअप ने उन्हें गंभीर रूप से खुश नहीं होने दिया। जब से वे ग्रैंड फाइनल में पहुंचे हैं, कोई भी व्यक्ति अच्छी रैंकिंग प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता। इन प्रतिभाओं को पवित्र भूमि में प्रवेश करने के लिए आकर्षित करने के लिए लाल तालाब पवित्र भूमि ने भी इस बार व्यापक पूंजी डाली, जिससे उनका भंडार खर्च हो गया। शीर्ष 10 युवा प्रतिभाएं अतुलनीय रूप से उदार साधना संसाधन प्राप्त करेंगी। इस तरह के प्रलोभन के तहत कुछ ही लोग अविचलित होंगे। इन युवा प्रतिभाओं की ताकत लगभग एक ही रैंक पर थी। अंतिम युद्ध की स्थिति निश्चित रूप से बहुत तीव्र होगी, यहां तक कि क्रूर भी। ऐसी परिस्थितियों में शीर्ष 10 में प्रवेश करना स्वर्ग में चढ़ने से भी अधिक कठिन था। चक्रदेव ने ग्रैंड फाइनल की कठोरता के जोखिम और लाभ बताए और 6 लोगों के चेहरों पर बेचैनी देखी, लेकिन उन्होंने पाया कि आरव शुरू से अंत तक बहुत शांत थे। वो पूछने से खुद को रोक नहीं पाए और कहा, आरव, आपको देखकर लगता है कि आप बहुत चिंतित नहीं? आरव ने नहीं सोचा था कि चक्रदेव उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इस बारे में चिंता करने के बजाय इस 1 महीने के समय का सबसे अच्छा उपयोग थोड़ा और अभ्यास करने में किया जा सकता है। सभी की ताकत लगभग समान है। ताकत में हर वृद्धि स्वाभाविक रूप से जीत की संभावनाओं में वृद्धि है। चक्रदेव दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आरव वास्तव में ऐसे शब्द कहेंगे। ध्यान से सोचने पर ऐसा लगा कि वास्तव में ऐसा ही था। अगर ताकत में बहुत ज्यादा अंतर होता तो 1 महीने का समय स्वाभाविक रूप से ज्यादा काम नहीं आता,
लेकिन सभी 60 लोगों की ताकत में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। कोई भी जीते या हारे, दोनों ही संभव था। ऐसी परिस्थितियों में 1 महीने के समय में कोई भी बहुत कुछ कर सकता था। आरव के शब्दों ने अन्य 5 लोगों की मानसिक स्थिति को काफी हद तक शांत कर दिया, लेकिन फिर भी उन्हें जल्दबाजी का एहसास हुआ। यदि चक्रदेव मौजूद न होते तो वे चाहते कि वे तुरंत जाकर रिट्रीट में प्रवेश कर जाते। चक्रदेव ने आश्चर्य से आरव की ओर देखा। इस युवा में अपनी उम्र के अनुपात से कहीं ज्यादा संयम था। आरव, मैंने देखा कि जब तुम पहले एरिना की रक्षा कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे पास अभी भी कुछ ताकत बची हुई है। मुझे आश्चर्य है कि क्या इस बार ग्रैंड फाइनल में प्रवेश करने का तुम्हारा कोई लक्ष्य है? चक्रदेव ने पूछा। आरव मुस्कुराए लेकिन कुछ नहीं बोले। लेकिन आदिश्वर ने स्थिति को देखते हुए बीच में ही बोल दिया, मुझे इस बारे में थोड़ा बहुत पता है। आरव का लक्ष्य लाल तालाब भेली में प्रवेश करने का स्थान है। हिस, सबने ठंडी सांस ली। क्या यह लक्ष्य थोड़ा बड़ा नहीं था? सुनने पर यह कुछ हद तक अकल्पनीय लग रहा था, लेकिन चक्रदेव ने अपना सिर हिलाया और खुद के बावजूद हंसते हुए कहा, युवा लोगों में ताकत होना, लक्ष्य होना अच्छी बात है, लेकिन अपनी पहुंच से परे सोच रखना, शायद अंत में निराश होकर लौटना पड़ेगा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, महामहिम, अगर और कुछ नहीं है तो मैं पहले साधना करने वापस जाऊंगा। बात खत्म करने के बाद आरव ने अचंभित दिख रहे लोगों को अनदेखा किया, सीधे मुड़े और बाहर चले गए। बस यही रुको। तुम वास्तव में सिटी लॉर्ड चक्रदेव के प्रति अनादर करने की हिम्मत करते हो। मुझे लगता है कि तुम जीने से थक गए हो। सिटी लॉर्ड बर्धन ने अंततः विस्फोट करने का अवसर प्राप्त कर लिया। आरव ने आश्चर्य से कहा, सिटी लॉर्ड चक्रदेव कहते हैं कि मैं अपनी पहुंच से परे सोच रख रहा हूं, इसलिए मैं थोड़ी देर और व्यावहारिक तरीके से साधना करने जा रहा हूं। फिर ये सिटी चक्रदेव के प्रति अनादर कैसे हो गया? तुम तर्क को तोड़मोड़ कर पेश कर रहे हो। अपनी थोड़ी सी ताकत के साथ तुम लाल तालाब भेली में प्रवेश करने का सपना भी देख रहे हो। बस दिन के उजाले में सपने देख रहे हो। हे, तुम जो भी कहो, ये छोटा स्वामी अभी भी साधना करने की जल्दी में है। बाद में मिलते हैं। आरव ने वास्तव में नगर के स्वामी की बात समाप्त करने के बाद महल छोड़ दिया। अभिराम और बाकी लोग वास्तव में बहुत पहले ही इंतजार नहीं कर सकते थे। आरव को जाते देख अभिराम ने चक्रदेव की ओर हाथ जोड़े और कहा, पिताजी, इस बच्चे को भी साधना करनी है, मैं पहले विदा लेता हूं। चक्रदेव ने थोड़ी देर तक संकोच किया, लेकिन फिर भी उन्होंने सिर हिलाया और कहा, मुझे लगता है कि तुम सभी अब और नहीं रुक सकते, तो फिर चलो। अभिराम और बाकी लोग जैसे क्षमादान पाकर तुरंत वापस बंद एकांत में चले गए। सबके चले जाने के बाद चक्रदेव ने आदिश्वर को रोका और पूछा, आरव में वाकई इतनी ताकत है? आदिश्वर ने कुछ देर सोचा और कहा, दरअसल यहां आने से पहले मुझे भी लगा था कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन अब मुझे उससे कुछ उम्मीदें हैं। शायद प्रतियोगिता के दौरान वो जिस ताकत से विस्फोट करेगा, उससे हमें बहुत बड़ा झटका लगेगा। लाल तालाब पवित्र भूमि एक आत्मा शिरा के शीर्ष पर स्थापित की गई थी। सार ऊर्जा अत्यंत प्रचुर थी। भले ही वर्तमान लाल तालाब पवित्र भूमि पहले से ही क्षीण हो गई हो, लेकिन ये स्थान भी अत्यंत समृद्ध भूमि थी। लोग आते जाते रहते थे, घोड़ों और गाड़ियों की अंतहीन धाराएं। ये एक प्रतिष्ठित बड़े पैमाने का शहर था। पवित्र भूमि में जनसंख्या मान नगर जैसे बड़े शहर जितनी नहीं थी, लेकिन पैमाना काफी बड़ा था। इसके अलावा मार्शल कलाकारों की ताकत भी उन बड़े शहरों की तुलना में कम थी। 1 महीने का समय पलक झपकते ही बीत गया। आरव के 6 लोगों का समूह चक्रदेव के पीछे पवित्र भूमि में चला गया। आरव एक अति पवित्र भूमि में पैदा हुए थे और इस तरह की छोटी छोटी पवित्र भूमि के प्रति उनकी कोई खास भावना नहीं थी, बल्कि चक्रदेव के अलावा ये पवित्र भूमि में प्रवेश करने का अन्य लोगों का पहला मौका था। वे इस स्थान के प्रति जिज्ञासा से भरे हुए थे। पवित्र भूमि की आरक्षित शक्ति ज्यादातर स्वर्ग आरोहण क्षेत्र के मार्शल कलाकार थे। उनके द्वारा वास्तव में इस बार अर्ध पवित्र पुत्र चयन प्रतियोगिता का आयोजन एक अभूतपूर्व अवसर था। पवित्र भूमि के गुट जटिल और पेचीदा है। इस समय आप सभी को थोड़ा और सावधान रहना चाहिए। लोगों को नाराज न करें और आत्म जागरूकता रखने की कोशिश करें। बेशक जब तक आप लोग शीर्ष 10 में प्रवेश करने में सक्षम हैं, तब तक आपके पास पवित्र वेली में प्रवेश करने की योग्यता होगी। उस समय ये ताकतें स्वाभाविक रूप से आप सभी को अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेंगी। चक्रदेव ने सभी की जिज्ञासु शिशु जैसी निगाहों को देखकर याद दिलाया। चक्रदेव पवित्र भूमि में पैदा हुए थे और उन्होंने अनगिनत प्रतिभाओं को देखा था। वो स्वाभाविक रूप से जानते थे कि ये युवा दिल से घमंडी और व्यवहार में घमंडी थे। असहमति के एक शब्द पर हमला करने की प्रवृत्ति भी होगी। हालांकि इन लोगों की पृष्ठभूमि को अपनी आंखों के सामने देखते हुए वे पवित्र भूमि के कुछ प्रमुख गुटों को बिल्कुल भी नाराज नहीं कर सकते थे। ये जानना जरूरी था कि हालांकि पवित्र भूमि के स्वर्ग आरोहण क्षेत्र के मार्शल कलाकार बैल के बाल
जितने भी नहीं थे, फिर भी सैकड़ों जरूर थे। और इन लोगों के पीछे ज्यादातर सभी स्वर्गीय साधु क्षेत्र के शक्तिशाली लोग थे। स्वर्गीय साधु क्षेत्र के शक्तिशाली लोग, वे पवित्र भूमि के मध्यस्तरीय स्तंभ थे। अगर कोई स्वर्गीय साधु क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को नाराज करता तो इन कुछ लोगों के पीछे का नगर स्वामी उनकी मदद नहीं कर सकता था। बेशक चक्रदेव खुद भी एक स्वर्गीय साधु क्षेत्र के शक्तिशाली लोग थे। बस बात यह थी कि इस पवित्र भूमि के अंदर के गुट बहुत से थे जिन्हें वे नाराज नहीं कर सकते थे। समूह चल रहा था जब सामने से दो लोग आए। छोटे भाई चक्रदेव, आप कैसे हैं? सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसने चक्रदेव का तुरंत अभिवादन किया, लेकिन उसकी नजर आरव की ओर थी। लेकिन उसकी बगल में दूसरा व्यक्ति आरव का पुराना परिचित था। यह बिल्कुल अनाया था। चक्रदेव बूढ़े व्यक्ति के आगमन से स्पष्ट रूप से बहुत आश्चर्यचकित था और जल्दी से सलाम करते हुए उसने कहा, प्रणाम अध्यक्ष बालाजी। अध्यक्ष बालाजी ने हंसते हुए कहा, मैंने सुना है कि छोटे भाई चक्रदेव ने इस बार कई बेहतरीन प्रतिभाएं हासिल की है। ये बालाजी विशेष रूप से देखने के लिए आया था। आपके मान नगर के डिवीजन प्रतियोगिता क्षेत्र ने इस बार जिन प्रतिभाशाली मार्शल कलाकारों का चयन किया है वे ये कुछ लोग होने चाहिए, है ना? हाँ, वास्तव में आकर्षक दिखने वाले अच्छे लोग हैं। उसने कहा कि ये सभी मार्शल कलाकारों को देखने के लिए आया था। लेकिन जब चक्रदेव ने अध्यक्ष बालाजी की आंखों को देखा तो वो अभी भी कैसे नहीं जान सकता था कि वो विशेष रूप से आरव के लिए यहां आया था, सिवाय इसके कि वो अंदर से थोड़ा घबरा गया था। एक छोटा सा दिव्य पारगमन क्षेत्र का लड़का वास्तव में कोठारी व्यवसाय संघ के लाल तालाब पवित्र भूमि शाखा के लॉर्ड चेयरमैन को व्यक्तिगत रूप से बाहर आकर स्वागत करने के लिए परेशान कर सकता था। ऐसा लगता है कि इस आरव की पहचान वास्तव में इतनी सरल नहीं थी। हालांकि कोठारी व्यवसाय संघ की ताकत इन हाल के कुछ वर्षों में कुछ हद तक कम हो गई थी। ये एक सच्ची रैंक 1 पवित्र भूमि थी। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जिससे उनकी तरह की छोटी पवित्र भूमि मुकाबला कर सकती थी। एक यादृच्छिक द्वितीय स्तर का स्वर्गीय गहन क्षेत्र पावर हाउस जिसे वे भेजते हैं, लाल तालाब पवित्र भूमि को नष्ट कर सकता है। बेशक पवित्र भूमि जहां व्यापारिक फर्म स्थित थी वहां हमेशा सद्भाव एक गुण के रूप में था। जब तक कोई अन्य विकल्प न हो वे आसानी से युद्ध में नहीं जाते। व्यापार करते समय प्रतिष्ठा सबसे महत्वपूर्ण थी। लोगों की पवित्र भूमि को एक पल में नष्ट कर देना पूरी तरह से एक ऐसी चीज थी जो बिना किसी लाभ के दूसरों को नुकसान पहुंचाती थी। ये अध्यक्ष बालाजी कोठारी व्यवसाय संघ के लाल तालाब पवित्र भूमि शाखा के प्रभारी व्यक्ति थे। वास्तव में स्वागत करने के लिए व्यक्तिगत रूप से आना यह बिल्कुल एक बहुत ही अजीब बात थी। उन्होंने सुना कि यह आरव सिर्फ एक आरोही था। ऐसे प्रमुख व्यक्ति से जुड़ना कैसे संभव था? लेकिन आश्चर्य तो आश्चर्य था। अध्यक्ष बालाजी को अभी भी मुंह दिखाना था। अध्यक्ष बालाजी बहुत दयालु है, सिटी लॉर्ड चक्रदेव ने कहा। अध्यक्ष बालाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटे भाई चक्रदेव, हमारे कोठारी व्यवसाय संघ का इस छोटे भाई आरव के साथ कुछ व्यापारिक लेन देन है। हमारी लाल तालाब पवित्र भूमि शाखा कुछ चीजों पर चर्चा करने के लिए उन्हें ढूंढ रही है, इसलिए हम चले आए। मुझे उम्मीद है कि छोटे भाई चक्रदेव बुरा नहीं मानेंगे। चक्रदेव ने खुद से सोचा कि यह वास्तव में ऐसा ही था। उन्होंने मौखिक रूप से कहा, हिम्मत मत करो, हिम्मत मत करो। ये वृद्ध व्यक्ति बालाजी कोठारी व्यवसाय संघ की लाल तालाब पवित्र भूमि शाखा के अध्यक्ष हैं। इस बार मास्टर आरव को यहां आमंत्रित करने का कारण यह है कि हमारे पास एक व्यापारिक सौदा है जिस पर हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। कोठारी व्यवसाय संघ के प्रभारी व्यक्ति के रूप में अध्यक्ष बालाजी का लहजा आश्चर्यजनक रूप से आरव के प्रति बहुत विनम्र था। यदि लाल तालाब पवित्र भूमि के लोग अध्यक्ष बालाजी को आरव के प्रति इतना विनम्र होते देखते तो उन्हें निश्चित रूप से बहुत बड़ा झटका लगता। हालांकि अध्यक्ष बालाजी की ताकत पवित्र स्वामी जितनी मजबूत नहीं थी, लेकिन उनका दर्जा पवित्र स्वामी से जरा भी कम नहीं था। इस तरह का एक भारी भरकम व्यक्ति वास्तव में दिव्य पागमन क्षेत्र के युवा के प्रति इतना विनम्र था, ये लोगों को अविश्वसनीय रूप से चौंका देगा। आरव ने अध्यक्ष बालाजी की ओर देखा, फिर बगल में चुप बैठी अनाया की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग यहां गोली के फार्मूले के लिए आए हैं, है ना? लगता है आपके कोठारी व्यवसाय संघ को अभी आगे बढ़ने में कुछ दिक्कतें आ रही है। अध्यक्ष बालाजी ने जब ये सुना तो वे अंदर से घबरा गए और आश्चर्य से अनाया की ओर देखने लगे। एक पल के लिए उन्हें वास्तव में समझ में नहीं आया कि उन्हें क्या जवाब देना चाहिए। उन्होंने बहुत पहले अनाया को यह कहते सुना था कि आरव दुर्जय है, लेकिन इस एक बातचीत में उन्होंने सीधे तौर पर हार स्वीकार कर ली। आरव ने न केवल उसके आने के इरादे का अनुमान लगाया, बल्कि उसने कोठारी व्यवसाय संघ की वर्तमान दुर्दशा का भी अनुमान लगाया। आखिर इस लड़के का दिमाग किस चीज से बना था? मैं श्रीमान आरव से यह नहीं छिपा रहा हूं कि हमारे कोठारी व्यवसाय संघ ने वास्तव में एक अभूतपूर्व दुविधा का सामना किया है। मुझे पता है यह अनुरोध थोड़ा कठिन है,
लेकिन आपकी गोली के फार्मूले वास्तव में इस समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अनाया ने अचानक अपना मुंह खोला और कहा। अपनी बात खत्म करते हुए अनाया ने आरव की ओर घबराहट से देखा। ऐसा लग रहा था कि वो सजा का इंतजार कर रही है। अनाया के लिए यह पहली बार था जब वो कई टियर 5 गोली के फार्मूले के कारण किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति इतनी चापलूसी कर रही थी। अनाया और आरव का सहयोग फिलहाल प्राचीन दमन शहर तक ही सीमित था। अन्य स्थानों पर आरव द्वारा परिष्कृत औषधीय गोलियां बेचने की अनुमति नहीं थी। इसलिए भले ही इन औषधीय गोलियों ने भारी मात्रा में कमाई की हो, लेकिन ये केवल प्राचीन दमन शहर क्षेत्र में बेचने तक ही सीमित थी। कोठारी व्यवसाय संघ जैसे विशालकाय व्यक्ति के लिए इसका जरा भी लाभ नहीं था। आरव ने अनाया की ओर देखा और अचानक पूछा, नीलकमल कठारी के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? अनाया दंग रह गई। तुरंत अपना सिर हिलाते हुए बोली, मिस्टर आरव बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं। अनाया का लॉर्ड चेयरमैन के साथ कोई संबंध कैसे हो सकता है? उसने मौखिक रूप से कहा, लेकिन अन्या को दिल में बहुत झटका लगा। आरव एक आरोही प्रधान अध्यक्ष का नाम कैसे जान गया? क्या यह हो सकता है कि आरव का वास्तव में कोठारी व्यवसाय संघ के साथ कोई संबंध था? नीलकमल कोठारी ये नाम ऐसा नहीं था जिसे औसत मार्शल कलाकार जान सकता था। एक पवित्र भूमि के पवित्र स्वामी के पास भी इस नाम को जानने की योग्यता नहीं हो सकती। जिस बात ने उसे और भी अधिक चकित कर दिया वो ये थी कि आरव ने वास्तव में नीलकमल कोठारी के साथ उसके संबंध का अनुमान लगा लिया था। आरव ने यह सुनकर अपना मुंह सिकोड़ा और कहा, इसमें जरा भी ईमानदारी नहीं है। फिर भी तुम लोग मेरे पास आए हो और सहयोग पर चर्चा के लिए कहते हो। तुम ये भी जानते हो कि गोली के फार्मूले की चाहत कुछ हद तक मांग करती है, तो बेहतर है कि तुम अपनी सांस बचाओ। जैसा कि उसने कहा, आरव जाने वाला था। अनाया ने यह सुनकर घबरा गई और जल्दी से कहा, एक मिनट रुको। नीलकमल कठारी मेरे पिता है। आरव ने आश्चर्य प्रकट नहीं किया। अनाया को मुस्कान के साथ कहा, हे महान प्रधान अध्यक्ष की बेटी वास्तव में लाल तालाब पवित्र भूमि जैसी छोटी पवित्र भूमि पर व्यक्तिगत रूप से आएगी। मैं कुछ हद तक उत्सुक हूं। पृथ्वी पर आपके कोठारी व्यवसाय संघ को क्या हुआ? अनाया ने अपने होठों को काटते हुए कहा, आप मेरे पिता के साथ मेरे रिश्ते के बारे में कैसे जानते हैं? इसके अलावा आपको कैसे पता चला कि हमारे कोठारी व्यवसाय संघ को एक दुविधा का सामना करना पड़ रहा है? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या यह आसान नहीं है? भले ही आप पूरे समय अध्यक्ष बालाजी के साथ जूनियर की तरह दिखते हो, लेकिन जिस नजर से वो आपको देखता है वो सही नहीं है। ऐसा लगता है कि उसे हर चीज के लिए आपकी राय लेने की जरूरत है। जहां तक आपकी दुर्दशा का सवाल है, एक ऐसी जगह जहां लोटस व्यवसाय संघ एक किमिया आदरणीय भेज सकता है, लेकिन आप लोग वास्तव में एक किमिया आदरणीय भी नहीं भेज सकते। क्या ये अभी भी स्पष्ट नहीं है? इसके अलावा भले ही मेरी गोली के फॉर्मूले बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, लेकिन वे आखिरकार सिर्फ टियर 5 गोली के फॉर्मूले हैं। आप सभी जैसे रैंक 1 होली लैंड के लिए ये वास्तव में बहुत ज्यादा नहीं माना जाता है, लेकिन आप लोगों ने जो चीजें दिखाई वे आपकी स्थिति से बहुत अलग हैं। आरव की बातें सुनकर अध्यक्ष बालाजी अविश्वसनीय रूप से चौंक गए। इस लड़के का दिमाग भी बहुत सावधान था, जो इतनी छोटी छोटी बातों से इतनी सारी चीजों को समझ सकता था। लेकिन अनाया ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे पता था कि ये मिस्टर आरव से छिप नहीं सकता। मुझे नहीं पता था कि नीलकमल कोठारी की इतनी सुंदर बेटी है, लेकिन आपकी हैसियत के साथ आप लाल तालाब पवित्र भूमि जैसी जगह पर क्यों आएंगे? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। अनाया ने आरव को घूरा, लेकिन उसने फिर भी जवाब दिया, कोठारी व्यवसाय संघ ने अभूतपूर्व संकट का सामना किया। कोई विकल्प न होने के कारण व्यापारिक कंपनी ने गिरावट को मोड़ने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कुलीन बलों को भेजा, और मेरा मिशन पूर्वी सीमा और आसपास के कुछ क्षेत्र थे। मैं अभी पूर्वी सीमा पर पहुंचा ही था। प्राचीन दमन शहर में जाना केवल लाल तालाब पवित्र भूमि के विभिन्न शहरों की स्थिति को थोड़ा समझने के लिए था, ताकि जवाबी उपाय खोजे जा सके। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मैं आपसे मिलूंगा। आरव ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, कोठारी व्यवसाय संघ में इतना बड़ा संकट वास्तव में कैसे पैदा हो गया? क्या नीलकमल कटारी को कुछ हो गया होगा? आरव की धारणा में नीलकमल कटारी बहुत ही योग्य व्यक्ति थे। उन्होंने अकेले ही कोठारी व्यवसाय संघ की स्थापना की और इसे लोटस व्यवसाय संघ के बराबर व्यापार जगत का दिग्गज बना दिया। उनके तरीकों की कल्पना की जा सकती है। तार्किक रूप से कहें तो कोठारी व्यवसाय संघ को इतने बड़े पैमाने पर हार का सामना नहीं करना पड़ता, जब तक कि ट्रेडिंग कंपनी के उच्च स्तर पर कुछ समस्याएं न आ जाए। पिता लापता हो गए, अनाया ने कहा, और उसकी आंखों के कोनों से एक क्रिस्टलीय आंसू की बूंद टपक पड़ी। क्या हेड चेयरमैन वो लापता हो गए हैं? अनाया के शब्द अचानक बिजली गिरने के समान थे, जिससे अध्यक्ष बालाजी अवाक रह गए। रैंक 1 पवित्र भूमि के पवित्र स्वामी लापता हो गए हैं। ये निहितार्थ बहुत बड़ा था। भले ही अनाया बहुत पहले से ही पूर्वी सीमा पर आई हुई थी, लेकिन उसने पहले कभी इस मामले को विभिन्न व्यापारिक कंपनियों के अधिकारियों को नहीं बताया था।
आरव ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, तो ऐसा ही है। ठीक है, तो गोली के फार्मूले आपको दिए जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको केवल एक ही प्रकार की औषधीय गोली का फार्मूला दूंगा। इसके अलावा मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? सभी गोली के फार्मूले न मिलने से अनाया कुछ निराश हुई, लेकिन अगर केवल एक ही प्रकार की औषधीय गोली होती तो भी वो अविश्वसनीय रूप से उत्तेजित होने के लिए पर्याप्त थी। इन औषधीय गोलियों में से किसी एक प्रकार को जारी करने से पारंपरिक औषधीय गोलियों के परिदृश्य पर जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। इसे एक बार की कीमिया दुनिया की क्रांति कहा जा सकता है। तो भले ही ये केवल एक प्रकार की गोली का फार्मूला था, लेकिन लाभ ही बहुत बड़ा होता। अन्या को उम्मीद नहीं थी कि आरव वास्तव में इतनी सीधी बात पर सहमत हो जाएगी। इस औषधीय गोली को 5 साल के भीतर किसी भी सुपर पवित्र भूमि की सीमा के भीतर बेचने की अनुमति नहीं है, अन्यथा मैं इसी तरह अन्य व्यापारिक कंपनियों को भी गोली का फार्मूला बेचूंगा। मुझे लगता है कि वे इसमें रुचि लेंगे, आरव ने शांत भाव से कहा। हालांकि विजय देव द्वारा पहचाने जाने की संभावना बहुत कम थी, फिर भी आरव को उससे सावधान रहना था। बेशक समय बीतने के साथ साथ इस तरह की औषधीय गोलियां अंततः विजय देव की दृष्टि के क्षेत्र में प्रवेश करेंगी। बस उस समय आरव के पास पहले से ही खुद को बचाने के लिए पर्याप्त शक्ति होनी चाहिए। बेशक शर्त यह थी कि अगर विजय देव वास्तव में इन कुछ प्रकार की औषधीय गोलियों के माध्यम से इसे उससे जोड़ पाते। अनाया कुछ अनिश्चित थी, लेकिन उसने फिर भी अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूं। जहां तक कीमत की बात है, हम तुम्हें संतुष्ट करेंगे। आरव ने हाथ हिलाकर कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं कुछ खुफिया जानकारी खरीदना चाहता हूं। अनाया की भौहें थोड़ी सिकुड़ गई और उसने अध्यक्ष बालाजी को एक नजर से देखा, उन्हें वापस जाने का संकेत दिया। हालांकि अध्यक्ष बालाजी का साधना क्षेत्र बहुत ऊंचा था, लेकिन इस समय उन्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं था। यह जानना जरूरी था कि अगर आरव सिर्फ एक गोली का फॉर्मूला भी बेचता है तो भी वो बहुत ज्यादा कीमत पर बिकेगा। लेकिन आरव को कुछ नहीं चाहिए था और बस कुछ खुफिया जानकारी खरीदना था। यह देखा जा सकता था कि वे कितने मूल्यवान थे। कोठारी व्यवसाय संघ जैसी रैंक 1 होली लैंड फोर्स, उनकी शाखाएं पूरे दिव्य क्षेत्र में पाई जा सकती थी। जानकारी स्वाभाविक रूप से ऐसी चीज थी जिसके बारे में वे बहुत अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए वे जिस क्षेत्र में काम करते थे वो सिर्फ औषधीय गोलियां और हथियार जैसी चीजें नहीं थी, बल्कि इसमें खुफिया जानकारी भी शामिल थी। और ये खुफिया जानकारी प्राप्त करने की कठिनाई के अनुसार स्वाभाविक रूप से कीमतें भी समान नहीं थी। आरव इनाम लेना नहीं चाहता और एक जानकारी के बदले सौदा करने के लिए राजी था। यह निश्चित रूप से अत्यंत मूल्यवान जानकारी होनी चाहिए। आरव ने गंभीरता से कहा, यह सही है। इसके अलावा आपको आज आपसे खुफिया जानकारी के बारे में पूछताछ करने की बात को किसी को नहीं बताने की स्वर्गीय शपथ लेनी होगी। अनाया के चेहरे पर थोड़ी आशंका थी और वह जानती थी कि यह जानकारी आसानी से नहीं मिल सकती, लेकिन आरव की औषधीय गोलियां कोठारी व्यवसाय संघ के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। उसने ज्यादा संकोच नहीं किया और बहुत जल्दी स्वर्गीय शपथ ले ली। फिर उसने आरव से कहा, पूछो, अगर यह जानकारी मुझे पता है तो मैं अभी आपको जवाब दे सकती हूं। अगर मुझे नहीं पता तो आपको शायद कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। आरव ने सिर हिलाया और कहा, मुझे मेडिसिन किंग हॉल के बारे में जानकारी चाहिए। जितना विस्तृत होगा उतना अच्छा होगा। अनाया की नजरें तेज हो गई और वो आरव को फिर से देखने से खुद को रोक नहीं पाई। मेडिसिन किंग हॉल के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? हम अभी एक लेन देन कर रहे हैं। मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं, तुम मुझसे नहीं। तुम्हारे नियमों के अनुसार केवल सवालों के जवाब दो, सवाल मत उठाओ। आरव भयावह आवाज में कहा। मेडिसिन किंग हॉल का जिक्र करते ही आरव का पूरा अस्तित्व ठंडा पड़ गया। बगल में बैठी अनाया को वास्तव में अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। ईश्वरीय क्षेत्र में मेडिसिन किंग हॉल पहले से ही वर्जित था। आम लोग सभी सम्मानजनक दूरी बनाए रखते थे। अब एक छोटा सा दिव्य पारगमन क्षेत्र वास्तव में मेडिसिन किंग हॉल की जानकारी में दिलचस्पी रखता था। इसने अनिवार्य रूप से अनाया को आरव की पहचान के बारे में अनुमान लगाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन आरव के शब्दों ने अनाया को याद दिलाया कि चाहे वो कितनी भी जिज्ञासु क्यों न हो, उसे इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। अब एक बहुत बड़ी वर्जना का उल्लंघन हुआ। अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वे मौके पर ही दुश्मनी कर सकते थे, फिर हर जगह ये प्रचार कर सकते थे कि कोठारी व्यवसाय संघ व्यवसाय के नियमों का पालन नहीं करता है। अनाया ने अपने विचारों को याद किया और एक गहरी सांस ली। धीरे से कहा, 10 साल पहले मेडिसिन किंग हॉल में एक नाटकीय बदलाव हुआ था। देव पिता और पुत्र दोनों ही मर गए। रुद्रदेव के सबसे बड़े शिष्य को मेडिसिन किंग हॉल विरासत में मिला और वो नए हॉल लॉर्ड बन गए। तब से मेडिसिन किंग हॉल ने सभी सूचनाओं को सील कर दिया और सभी बाहरी ताकतों को पवित्र भूमि से बाहर निकाल दिया। व्यावहारिक रूप से खुद को बाहरी दुनिया से पूरी तरह से सील कर लिया। आरव ने यह सुनकर भौहें सिकोड़ी और कहा, इसका मतलब यह भी है
कि आपके कोठारी व्यवसाय संघ को मेडिसिन किंग हॉल की खुफिया जानकारी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अनाया ने अपना सिर हिलाया और कहा, आप ये भी जानते हैं, कोठारी व्यवसाय संघ सिर्फ एक रैंक 1 पवित्र भूमि है। ये मेडिसिन किंग हॉल जैसे सुपर पवित्र भूमि से पूरी तरह से अलग स्तर पर है। इतना विशाल अस्तित्व सभी सूचनाओं को सील कर देता है। हमारे पास अंदर घुसपैठ करने का कोई रास्ता नहीं है। यदि आप वास्तव में मेडिसिन किंग हॉल की जानकारी के बारे में पूछताछ करना चाहते हैं तो शायद केवल स्वर्गीय गुप्त टॉवर में ही ये क्षमता है। अब पूरे दिव्य क्षेत्र में स्वर्गीय गुप्त टॉवर के अलावा शायद मेडिसिन किंग हॉल सबसे रहस्यमय है। बेशक कोठारी व्यवसाय संघ के बारे में कुछ हल्का फूल्का न्यूज के बारे में हम अभी भी उनसे अवगत है। आरव चुप हो गए। अन्या ने जो जानकारी उन्हें बताई वो उनकी अपेक्षाओं के भीतर थी, लेकिन ये उनकी अपेक्षाओं से बाहर भी थी। उम्मीदों के भीतर की बात यह थी कि कोठारी व्यवसाय संघ संभवतः कुछ मुख्य जानकारी के बारे में पूछताछ करने में असमर्थ था। उम्मीदों के बाहर की बात यह थी कि उन्हें नहीं पता था कि उस विजय देव मेडिसिन किंग हॉल के बारे में सभी जानकारी को क्यों बंद करना चाहता था। विजय देव ने सफलतापूर्वक सिंहासन पर कब्जा किया। यह ठीक उसी समय होना चाहिए था जब वे शानदार, स्वतंत्र और उन्मुक्त थे, लेकिन वे दुनिया से अलग थलग जीवन जी रहे थे। वो अपनी लौकी में कौन सी दवा बेच रहे थे, इस बारे में बात करो, आरव ने अचानक कहा। अन्या ने कहा, मेडिसिन किंग हॉल के पूर्ववर्ती हॉल लॉर्ड रुद्रदेव और उनके बेटे दक्षराज दोनों ही वर्तमान युग में सबसे शिखर कीमिया सम्राट थे। दिव्य क्षेत्र में काफी संख्या में दिव्य राजा विशेषज्ञों ने पहले उनकी कृपा प्राप्त की थी। उनमें से 10 महान दिव्य राजाओं में से काफी संख्या में शामिल थे। उनके पिता और पुत्र की जोड़ी के निधन के बाद काफी संख्या में दिव्य राजा विशेषज्ञ थे जिन्होंने पहले स्पष्टीकरण चाहते हुए उनसे मुलाकात की। किंवदंती है कि स्पिरिट ब्रिस्टल डिवाइन किंग व्यक्तिगत रूप से नए हॉल लॉर्ड विजय देव को खोजने गए थे, लेकिन वे आधे रास्ते से ही वापस लौट आए। कारणों के बारे में ये अज्ञात था। दूसरा, देव पिता और पुत्र के निधन के बाद विजय देव ने सभी को बेरमी से खत्म नहीं किया, बल्कि उन्होंने लोगों के एक समूह को बाहर निकाल दिया। ऐसा कहा जाता है कि ये सभी लोग पिता और पुत्र की जोड़ी से करीबी संबंध रखने वाले लोग थे, लेकिन इन लोगों के बाहर आने के बाद वे भी गायब हो गए। हमारी ट्रेडिंग कंपनी ने बाद में इन लोगों को खोजने का प्रयास किया, लेकिन हमें एक भी नहीं मिले। बेशक ये इसलिए भी है क्योंकि हमारी कोठारी व्यवसाय संघ की ताकत बहुत कमजोर है। मेरा मानना है कि अगर ये स्वर्गीय गुप्त टॉवर है तो कुछ बेहतर जानकारी खोजना आसान होगा। तीसरा, 8 साल पहले मेडिसिन किंग हॉल ने एक बार कार्रवाई की और कई प्रमुख गुटों का सफाया कर दिया। स्वाभाविक रूप से एक बात जिसने दिव्य क्षेत्र को सबसे अधिक चौंका दिया वो ये थी कि उन्होंने एक चाल चली और एक अर्ध सुपर पवित्र भूमि रक्तबन पवित्र भूमि को नष्ट कर दिया। रक्तबन पवित्र भूमि के दिव्य राजा शक्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जिससे दिव्य क्षेत्र चकित हो गया। इन प्रमुख शक्तियों को नष्ट करने के बाद मेडिसिन किंग हॉल ने अपने बैनर नीचे कर दिए और अपने ड्रमों को दबा दिया, और उन्होंने फिर से कोई कार्रवाई नहीं की। जिस कारण से उन्होंने कार्रवाई की उसके बारे में मेडिसिन किंग हॉल ने कभी नहीं बताया। किसी ने भी पूछने की हिम्मत नहीं की। आरव के चेहरे पर एक गंभीर भाव प्रकट हुआ। एक अर्ध सुपर पवित्र भूमि को एक हाथ की लहर से नष्ट करने से पिता रुद्रदेव के युग के बाद मेडिसिन किंग हॉल की ताकत कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई। आरव वास्तव में कल्पना नहीं कर सकता था कि विजय देव ने यह कैसे किया। ऐसा लगता है कि विजय देव को मारना कल्पना से भी अधिक कठिन होगा। तो फिर क्या तुम्हें पता है कि विजय देव की ताकत अभी कितनी है? आरव ने पूछा। अनाया ने अपना सिर हिलाया और कहा, जिन लोगों ने उसे पहले कार्रवाई करते देखा है वे सभी मर चुके हैं, लेकिन यह निश्चित हो सकता है कि उसकी वर्तमान ताकत निश्चित रूप से अतीत की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। अब दिव्य क्षेत्र में एक अनुमान है कि विजय देव की वर्तमान शक्ति संभवतः 10 महान दिव्य राजाओं से कम नहीं है। 10 महान दिव्य राजा दिव्य क्षेत्र की मानक गुणवत्ता वाली आकृति थी। ये 10 महान दिव्य राजा स्वयंभू नहीं थे, बल्कि दिव्य क्षेत्र की सबसे रहस्यमयी शक्ति स्वर्गीय गुप्त टॉवर द्वारा दिए गए थे। उस समय जब उन्होंने ये 10 महान दिव्य राजा की उपाधि दी तो दिव्य क्षेत्र आक्रोश और सवालिया आवाजों से भर गया था। कई दिव्य राजा असंतुष्ट थे और इन 10 महान दिव्य राजाओं को एक एक करके लड़ने के लिए खोजने गए, लेकिन अंतिम परिणाम ने स्वर्गीय गुप्त टॉवर की सूचना प्रणाली की शक्ति की पुष्टि भी की। 10 महान दिव्य राजाओं की स्थिति कोई भी उन्हें हिला नहीं सका, चाहे विरोधियों की ताकत कितनी भी भयानक क्यों न हो। उन्होंने अपनी ताकत की पुष्टि करने के लिए अनगिनत जीत का इस्तेमाल किया और स्वर्गीय गुप्त टॉवर की शक्ति को भी सत्यापित किया। न केवल दिव्य गुप्त टावर ने इन 10 महान दिव्य राजाओं की उपाधियां दी, उन्होंने 10 महान दिव्य राजाओं की शक्ति रैंकिंग भी जारी की। बेशक इन 10 महान दिव्य राजाओं में कौन मजबूत या कमजोर था ये कोई नहीं जानता था। उन्होंने पहले कभी आपस में खुलकर प्रतिस्पर्धा नहीं की थी और ऐसा कोई भी नहीं था
जिसने इस रैंकिंग को स्वीकार करने से इनकार किया हो। समय के साथ 10 महान दिव्य राजाओं की प्रतिष्ठा धीरे धीरे दिव्य क्षेत्र में सभी द्वारा स्वीकार की गई। अगर विजय देव की ताकत पहले से ही 10 महान दिव्य राजाओं के बराबर थी तो ये बिल्कुल एक बहुत ही परेशानी वाली बात थी। एक शक्ति का यह स्तर सामान्य दिव्य राजाओं से बिल्कुल अलग स्तर पर था। जब तक आरव दिव्य राजा क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता तब तक विजय देव को मारने की इच्छा बिल्कुल भी सवाल से बाहर थी। वर्तमान देवता क्षेत्र के कोई शक्तिशाली व्यक्ति न होने के कारण दिव्य राजा विशेषज्ञ वस्तुतः दिव्य क्षेत्र के सर्वोच्च अस्तित्व थे। यह सिर्फ इतना था कि दिव्य राजाओं और दिव्य राजाओं के बीच समान रूप से एक बड़ी असमानता थी। उदाहरण के लिए स्पिरिट ब्रिस्टल डिवाइन किंग को लें। उसकी शक्ति 4 या 5 साधारण दिव्य राजाओं को तुरंत मारने के लिए पर्याप्त थी। भले ही वो कई दिव्य राजाओं द्वारा घेर लिया गया हो, उसके पास जीवित बचने के लिए पर्याप्त आश्वासन भी था। 10 महान दिव्य राजाओं को मारना वस्तुतः एक असंभव मिशन था। यदि विजय देव की शक्ति वास्तव में उस तरह की डिग्री तक पहुंचने में सक्षम थी तो आरव द्वारा उसे मारना बहुत मुश्किल होगा। विजय देव केवल अपनी शक्ति के कारण ही दुर्जय नहीं था, उनके पीछे पूरा मेडिसिन किंग हॉल भी खड़ा था। मेडिसिन किंग हॉल की खबरों को इतनी अच्छी तरह से लॉक करने में सक्षम होने के कारण मेडिसिन किंग हॉल पर विजय देव का नियंत्रण निश्चित रूप से पहले से ही एक औसत व्यक्ति के लिए अकल्पनीय डिग्री तक पहुंच गया था। दूसरा जीवन पाकर आरव हमेशा अपनी शक्ति की प्रगति से प्रसन्न रहता था, लेकिन अब उसे इस प्रतिशोध का बदला लेना आसान नहीं लग रहा था। बाकी बातों को छोड़कर 10 महान दिव्य राजाओं के स्तर तक पहुंचने वाली शक्ति के बारे में बात करना एक बहुत ही कठिन बात थी। यह जानना जरूरी था कि इन 10 महान दिव्य राजाओं में से प्रत्येक ने कई लोग सर्वोच्च सच्चे इरादों को समझे थे, जबकि आरव ने अभी केवल एक सर्वोच्च सच्चे इरादे को समझा था। इसके बीच का अंतर सिर्फ एक छोटा सा नहीं था। सर्वोच्च सच्चे इरादे के बारे में बात करना आसान था, वास्तव में समझना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल। इस बार अर्धवित्रपुत्र चयन प्रतियोगिता में सभी एकत्रित हुए लोग 10,000 में से एक प्रतिभाशाली थे, लेकिन उनमें से आरव के अलावा और कौन सर्वोच्च सच्चे इरादे को समझने में सक्षम था? ठीक है, अगर आपके कोठारी व्यवसाय संत के पास मेडिसिन किंग हॉल से जुड़ी कोई और जानकारी है तो उसे मुझे भेज दें। इसके अलावा मेडिसिन किंग हॉल पर नजर रखने में मेरी मदद करें। जैसे ही कोई गड़बड़ी के संकेत दिखें तुरंत मुझे सूचित करें। मैं आपकी जानकारी के अनुसार तय करूंगा कि आपको दूसरी गोली के फॉर्मूले कब देने हैं। ये टियर 5 एसेंस रिस्टोरिंग पिल का पिल फॉर्मूला है। इस पर इस औषधीय गोली को परिष्कृत करने की विधि दी गई है। इसे ले लो, आरव ने कहा और लापरवाही से अनाया को एक जेड स्लिप फेंक दी। तार्किक रूप से कहें तो आरव की दूसरी औषधीय गोलियों के फॉर्मूले प्राप्त करने में सक्षम होना यह कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे खुश होना चाहिए, लेकिन अब अनाया को लगा कि ये गोली के फॉर्मूले छूने पर थोड़े तीखे थे। अगर मिस्टर आरव मेडिसिन किंग हॉल की सटीक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो शायद केवल स्वर्गीय सीक्रेट टावर को खोजना ही सही रहेगा। आप ये भी जानते हैं कि हमारे कोठारी व्यवसाय संत की ताकत के साथ बहुत गहराई से जानकारी प्राप्त करना असंभव है, अनाया ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। आरव ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, हे, स्वर्गीय सीक्रेट टावर की उत्पत्ति शुरू में अस्पष्ट थी। इसके अलावा उनकी ताकत अथाह है। भगवान ही जाने कि उनका विजय देव से कोई संबंध है या नहीं। अगर मैं वास्तव में उन्हें खोजने गया तो शायद मुझे बेच दिया जाएगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा। नीलकमल कोठारी की बेटी पर मैं अभी भी भरोसा कर सकता हूं। अतीत में मेडिसिन किंग हॉल ने विभिन्न प्रमुख व्यापारिक कंपनियों के साथ सहयोग किया था। दक्षराज तभी भी नीलकमल कोठरी के चरित्र पर काफी भरोसा करते थे। अगर उन्हें जानकारी के लिए पूछताछ करने के लिए कोई दल ढूंढना होता तो कोठारी व्यवसाय संघ स्पष्ट रूप से सबसे उपयुक्त था। यही कारण था कि वे कोठारी व्यवसाय संघ को सहयोग के लिए चुना। अनाया ने एक नागभौ सिकोड़े बच्चे को बार बार उसके पिता नीलकमल कोठारी को नाम लेकर पुकारते हुए सुना। चाहे जो भी हो, इसमें कुछ हद तक एक वरिष्ठ की तरह व्यवहार करने का स्वाद था। थोड़ी देर के लिए थोड़ा हिचकिचाते हुए अनाया अभी भी पूछने से खुद को रोक नहीं पाई, मुझे आश्चर्य है, मिस्टर आरव और पिता के बीच कैसा रिश्ता है? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, जब समय आएगा तो आपको स्वाभाविक रूप से पता चल जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि नीलकमल कोठारी वास्तव में गायब हो गए हैं। ऐसा लगता है कि दिव्य क्षेत्र वास्तव में संकट के दौर में प्रवेश कर गया है। वर्तमान अनाया अपने दिल में हैरान और भ्रमित थी। उसे लगा कि उसके सामने जो आरव है वो किसी और व्यक्ति में बदल गया है, लेकिन इस आरव ने उसे एक जबरदस्त दबाव दिया। अन्या को हल्का सा लगा जैसे उसने कुछ पकड़ लिया है, लेकिन वो छोटा सा हिस्सा गायब था। वो हिस्सा उसकी उंगलियों से फिसलता जा रहा था। इस तरह की भावना ने उसे पागल कर दिया। आरव वापस घर लौट गया, लेकिन हल बहुत पहले ही खाली हो चुके थे। आदेश्वर अपना कार्य पूरा होने की सूचना देने के लिए आंबले परिवार के पास लौट आया था। वो कल सुबह ही वापस आएगा।
अन्य लोग अंत में युवा स्वभाव के थे, पवित्र भूमि के विभिन्न स्थानों पर घूम रहे थे। केवल मलय और राजा यादव, ये दो लोग थे जो आरव के वापस आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। आरव का मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए मलय ने केवल इस 1 महीने में ही अपनी शक्ति में बहुत वृद्धि की। इस बीच वो कई बार आरव से प्रतिस्पर्धा करने भी गया, लेकिन हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा। मलय की तलवारबाजी तेज हो गई थी, लेकिन वो अभी भी आरव को छू नहीं पा रही थी। उसकी तलवारबाजी जितनी तेज थी, आरव की चाल उतनी ही तेज थी। ऐसा लगता था कि हमेशा के लिए कोई सीमा नहीं है। इस 1 महीने में दोनों लोगों के बीच एक अच्छा गुरु शिष्य संबंध बन गया। बेशक राजा यादव का ग्रैंड फाइनल में प्रवेश पूरी तरह से आरव की औषधीय गोली की बदौलत था। आरव के प्रति उनका रवैया स्वाभाविक रूप से बिना कहे ही जाहिर हो गया। आए हुए 6 लोगों में से वे तीनों सबसे नजदीक थे। आरव, तुम आखिरकार वापस आ गए। हमने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है, राजा यादव ने बड़बड़ाते हुए कहा। आरव ने उत्सुकता से कहा, मेरे लिए किस बात का इंतजार कर रहे हो? राजा यादव ने काफी उत्साह से कहा, हमने सुना है कि लोटस व्यवसाय संघ आज रात नीलामी करना चाहता है। मैंने सुना है कि वहां काफी अच्छी चीजें हैं। मलय और मैं इसे देखने की योजना बना रहे हैं। चूंकि आज रात कुछ काल नहीं है, तो क्यों न तुम भी इसमें शामिल हो जाओ। लोटस व्यवसाय संघ की लाल तालाब पवित्र भूमि शाखा द्वारा आयोजित एक नीलामी में स्वाभाविक रूप से वो स्तर नहीं था जिसकी तुलना निचले स्तर के शहरों से की जा सकती थी। नीलामी के दौरान कुछ अच्छी चीजें होना भी सामान्य बात थी, लेकिन आरव के क्षितिज के साथ उसे दिलचस्पी लेने में सक्षम चीजें वास्तव में बहुत कम थी। हालांकि उसने मलय और राजा यादव की प्रत्याशित अभिव्यक्ति को देखा। उन्हें निमंत्रण अस्वीकार करने के लिए उसे बुरा लगा, इसलिए वो सहमत हो गया। ठीक है, चलो फिर इसका अनुभव करते हैं। हालांकि नीलामी में जाते समय क्या आप लोग अपने साथ पर्याप्त पृथ्वी सार क्रिस्टल लाए थे? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम भी हम दोनों को बहुत नीची नजर से देख रहे हो। हालांकि हम तुम्हारे जितने अमीर नहीं हैं, लेकिन हम बिल्कुल भी कंगाल नहीं हैं, राजा यादव ने हंसते हुए कहा। अभी बहुत देर हो चुकी थी। जब तक आरव और दोनों लोटस व्यवसाय संघ में पहुंचे, तब तक नीलामी शुरू होने में ज्यादा समय नहीं बचा था। लोटस व्यवसाय संघ में पहुंचते ही आरव को अचानक कुछ याद आया और वो उन दोनों लोगों से पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। उन्होंने कहा, आप लोगों ने मुझे इस नीलामी में घसीटा, लेकिन हमारे पास लोटस व्यवसाय संघ का निमंत्रण कार्ड नहीं है। हम कैसे जा सकते हैं? नीलामी में नीलाम की जाने वाली सभी चीजें आमतौर पर बहुत अधिक मूल्यवान होती थी। पर्याप्त धन के बिना इसमें जाना केवल उनकी पीठ को झुकाने जैसा होता। नीलामी में प्रवेश करने वाले लोग या तो धनी या कुलीन थे। किसी भी बेतरतीब टॉम, डिक या हैरी के लिए इसमें जाना स्वाभाविक रूप से असंभव था। मलय ने जादू की चाल चलने की तरह 3 जेड पट्टिकाएं निकाली और आत्मसंतुष्ट होकर कहा, पर्याप्त तैयारी के बिना क्या यहां आना सम्मान खोना नहीं होगा? आरव को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा लग रहा था कि इन दोनों बदमाशों में कुछ कौशल था। पवित्र भूमि का स्तर बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जिसका शहरों के साथ मुकाबला किया जा सके। उन्होंने वास्तव में 3 जेड पट्टिकाएं प्राप्त करने के लिए केवल एक दोपहर का समय इस्तेमाल किया। जब 3 लोग लोटस व्यवसाय संघ के नीलामी स्थल में दाखिल हुए, तो अंदर पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। अब जाकर आरव को पता चला कि उन तीनों के पास जो जेड पट्टिकाएं थीं, वे केवल सबसे दूर के कोने में रखी जा सकती थी, और वो अवाक रह गया। यो, क्या वो महान प्रतिभाशाली आरव नहीं है? तुम लोग वास्तव में लोटस व्यवसाय संघ नीलामी में भी आए हो। तुम जैसे महान प्रतिभाशाली व्यक्ति इस दूर के कोने में क्यों बैठे हो? क्या ये गरिमा का हनन नहीं है? आरव और दोनों ने अभी अपनी सीट पर बैठना भी नहीं था कि एक बहुत ही तीखी आवाज बगल से सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो वो बर्धन और नंदन थे, जबकि बर्धन के बगल में अभी भी एक युवक था।